हाय एवरीवन। हम कल तक पढ़ रहे हैं अपने इस यूनिट नंबर 4, हिस्ट्री के यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें हमने कल पढ़ा था व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, और आज तक हमने इस यूनिट में पढ़ा। स्टार्ट हमने किया बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया तो उससे पहले क्या था, सिस्टम कैसा था, कंट्रीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते थे। फिर हमने देखा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि वो ज़माना जब इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज नहीं थे लेकिन फिर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। एंड आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। जब फैक्ट्रीज आई तो फिर किन चीज़ों की रफ्तार आई, फैक्ट्रीज में किन चीज़ों का जो ये हुआ, किन चीज़ों का इन्वेंशन हो गया, किन चीज़ों में फिर पेस आई, वो हमने देखा। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, जब इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, क्या वर्कर्स में चेंज आई, क्या वेट्स में चेंज आई, क्या प्रोडक्शन में चेंज आई, क्या अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज आई या एम्प्लॉयमेंट में चेंज आई, ये सारा हमने देखा। फिर हमने देखा हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर में हमने देखा कि दो तरीके के लोग या दो तरीकों से इंडस्ट्रीज चलती थी। एक हो गई जिन इंडस्ट्रीज में मशीनरी सेटअप किया गया था, और कुछ इंडस्ट्रीज अभी भी लेबर से चलती थी, ठीक। और हमने फिर देखा जब मशीनरी आई, जब इंडस्ट्रीज में मशीन सेटअप किए गए तो उससे क्या असर पड़ा लाइफ ऑफ वर्कर्स पे। तो वो हमने पढ़ा, लाइफ ऑफ वर्कर्स की, किन लोगों की, किन वर्कर्स की कैसी लाइफ गुजरी, जॉब पाने के लिए उनको क्या क्या देखना पड़ा, क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, और रूरल एरिया से वो कैसे माइग्रेट करते थे अर्बन एरियाज तक, फिर अर्बन एरियाज में आके उनको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती थी। जब हमने ये देखा फिर इसके बाद हमने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। अब हमने यहाँ पे अफ्रीका और इंडिया का, खास तौर पर इंडिया का केस पढ़ा था कि इंडिया में कैसे ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, सिलिक का क्या कंट्रीब्यूशन था, कॉटन का क्या कंट्रीब्यूशन था, 1750s में कैसे जो है चेंज हो गया। जब इससे पहले इसमें इंडियन मर्चेंट्स खुद ही बिजनेस चला रहे थे, फिर कैसे जब कॉलोनियलिज्म बढ़ता गया तो फिर बॉम्बे और कलकत्ता पे कैसे उन्होंने कब्जा किया, अपने पोर्ट सिटीज क्रिएट किए। और फिर हमने ये भी देखा इसी में कि 1740 में 60 मिलियन एक्सपोर्ट इंडिया से हो रहा था, और फिर वो 1740 में ही जो है 3 मिलियन तक हुआ था। तो आफ्टर दैट हमने पढ़ा व्हाट हैपेंड टू वीवर्स। हमने देखा अगरचे इंडस्ट्रियलाइजेशन में चेंज हुआ, अगरचे पहले इंडियन मर्चेंट्स काम करते थे, बिजनेस करते थे, लेकिन लेटर ऑन वो पावर ट्रांसफर हुआ, वो बिजनेस ट्रांसफर हुआ टू द कॉलोनियलिस्ट्स। फिर जब कॉलोनियलिज्म आगे आया तो अगरचे इंडस्ट्री चेंज हुए तो क्या सिचुएशन हुई, क्या सिचुएशन बनी उन लोगों के साथ जो ये गुड्स प्रोड्यूस करते थे। उसमें हमने देखा वीवर्स। तो व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, इसमें हमने देखा कि कब तक, अभी तक, यानी कि कल तक हमने जो पढ़ा इसमें हमने देखा कि कैसे जो है इंग्लैंड के लोग या ब्रिटेन के लोग, इन्होंने कैसे वीवर्स को कंट्रोल में किया, कैसे उन्होंने अपना एक बंदा वहां पे अपॉइंट किया उन रूरल एरियाज में जिसका नाम था गोमस्ता। और गोमस्ता का क्या काम था, आज हम वहीं से पढ़ेंगे। तो ब्रिटेन अपॉइंटेड पेड सर्वेंट कॉल्ड गोमस्ता हु सुपरवाइजर वीवर्स एंड कलेक्टिव सप्लाईज। गोमस्ता का काम था, इसको तनख्वाह मिलती थी अंग्रेज सरकार की तरफ से, या अंग्रेज सरकार का ही एक बंदा था, उन्हीं में से एक बंदा था। उसको क्या काम था उसके लिए, उसका काम था वहां से प्रोडक्ट सप्लाईज जो है कलेक्ट करना। जो लोग वीवर्स प्रोड्यूस करते थे उसका काम था वही सप्लाई जो है वही कलेक्ट करना। एंड एग्जामाइन द क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स, और प्लस काम था इसका चेक करना कि इस कॉटन की, इस फैब्रिक की, इस क्लोथ की, इस सिल्क की कैसी क्वालिटी है। तो इन्होंने एक क्राइटेरिया, क्वालिटी स्टैंडर्ड रखा था। गोमस्ता ये अश्योर कर रहा था, लोगों को बता रहा था, चाहे वो बाय जबरदस्ती उनको बता रहा था या नरम तबीयत से बता रहा था, लेकिन बता रहा था कि इसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए तो ऐसी ही होनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ कश्मीर में जो लोग हैंडलूम का काम करते हैं उनको जो उनका गोमस्ता होता है यहाँ पे, जिसको हम कश्मीर में वस्ता कहते हैं, वो अश्योर करता है, बंदे के पास जाता है कि आप ये जो है काम कर रहे हैं इसको साफ तरीके से कीजिए, इसको ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। तो वैसे ही गोमस्ता का भी काम था। तो इट प्रिवेंटेड
It prevented company weavers from dealing with other buyers by giving them advances. गोमस्ता अब एक तरीके से एडवांस दे रहा था उन लोगों को, और जब लोग एडवांस ले रहे थे ये मजबूर होते थे फिर इन्हीं अंग्रेज लोगों का काम करना, और अंग्रेज लोगों में भी उन्हीं का काम करना जिनको कंपनी प्रेफर करती। तो जब ये लोग एडवांस लेते थे तो इनके पास फिर कोई चारा नहीं रहता था काम करने का, और वो भी एक ही ठेकेदार का काम करना। Now weavers wanted to earn more, so they leased their lands and only did weaving. अब जब लोगों को एडवांस मिल रहा था तो लोग चाहते थे कि हमें ये पैसे मिले और यही काम करे। जब लोगों को एडवांस मिला तो वो इसी लालच में आए, और जो भी उनके पास लैंड थी उन्होंने वो सारी लीज पे दे दी, बाकी जमींदार लोगों को दे दिया, आप इस पे काम कीजिए, खेती बाड़ी कीजिए, हमें जो है यही वीविंग का काम करना है और हमें इसमें एडवांस पैसा मिल रहा है। Now, weavers wanted to earn more, so they leased their lands and only did weaving. So soon in many villages, clashes between Gomasthas and weavers came up. Why? और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब लड़ाइयाँ भी होती थी गोमस्ता और गांव वालों के दरमियान, वीवर्स के दरमियान। क्यों हो रही थी? बिकॉज द न्यू गोमस्ता वाज आउटसाइडर। जो नया नया गोमस्ता आ रहा था, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ गवर्नर आया है किसी और स्टेट से है, वैसे ही गोमस्ता भी बाहर मुल्क से आता था, फॉरेनर हुआ करता था, और ये उन लोगों को अंडरस्टैंड नहीं करता था, इनमें एक तरीके का कनेक्शन नहीं बनता था, और ये जो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती कर रहा था इन गांव वालों के साथ, और इसी वजह से गोमस्ता और गांव वालों की लड़ाइयाँ हो रही थी, और इसी वजह से फिर मारपीट भी होती थी। They used to come up with spoils. गोमस्ता के साथ एक गैंग आती थी स्पॉइज की, पुलिस वालों की, एंड बीट अप वीवर्स इफ दे डिलीवर्ड लेट। और ये इन लोगों को मारते थे। फिर क्यों मारते थे? क्योंकि अगर इन्होंने डिलीवरी में लेट किया होता था, यानी कि ये चाहते थे कि एक तो ठीक टाइम पे इनको जो है प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए, प्लस इनकी क्वालिटी A1 होनी चाहिए, और इन चीज़ों में अगर किसी भी चीज़ में खराबी हो तो उनको मार पड़ती थी गोमस्ता और स्पॉइज की तरफ से। तो ऐसे आप कंडीशन व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वीवर्स के साथ क्या सिचुएशन गुजरी है तब जाके। फॉर वीवर्स नो स्पेस फॉर बार्गेनिंग बिकॉज ऑफ एडवांसेस। अब वीवर्स के पास बार्गेनिंग की कोई ऑप्शन भी नहीं थी। बार्गेनिंग मतलब वो इनके साथ नाप तोल या बोल चाल करे कि आप बार्गेन करें कि नहीं जी हमें इतना चाहिए, आप इतना हमें देते हैं। जैसे हम एक शॉपकीपर के साथ बार्गेनिंग करते हैं, हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, हमें कोई दुपट्टा लेना होता है, हमें कोई और प्रोडक्ट लेना होता है, वो हमें 200 बोलता है, हम बोलते नहीं जी 150 देंगे, तो दैट्स कॉल्ड द बार्गेनिंग। तो इनके पास अब बार्गेनिंग की ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि ये मजबूर थे, इन्होंने एडवांस में लिया होता था, और फिर एडवांस लेके इनको अगर ये हाफ रेट भी बोलते तो वो मजबूर थे हाफ रेट पे काम करने के लिए। इवन कंपनी प्राइसेस वर वेरी लो। कंपनी जो इनको प्राइसेस दे रहे थे इवन वो भी बहुत ज्यादा कम थे। इन मेनी प्लेसेस लाइक Carnatic and Bengal, weavers left and returned to village, other went back to for agriculture। फिर इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हुई, इतना ज़्यादा इन लोगों को सफ़र करना पड़ा, इवन कुछ लोगों ने तो अपने एरियाज ही छोड़ दिए, किसी और एरिया में चले गए रहने के लिए। इवन कि कुछ लोगों ने ये काम करना ही छोड़ दिया, इन्होंने अपना ये जो है काम करना ही छोड़ दिया, इवन दे वेंट बैक टू द एग्रीकल्चर। फिर उन्होंने जमींदारी का काम फिर से किया। तो ऐसे हम सम अप कर सकते हैं कि ये सिचुएशन थी किनकी? वीवर्स की। एक तो उनको पहले लो वेज पे काम करना पड़ा, फिर उनको जबरदस्ती बोला गया कि आप ये चीजें प्रोड्यूस कीजिए, कॉटन प्रोड्यूस कीजिए, सिल्क प्रोड्यूस कीजिए। जब वो प्रोड्यूस करते थे फिर कम वेजेस देते थे, क्योंकि उन्होंने एडवांस लिया होता था। एडवांस कम वेज पे भी उनको बहुत ज्यादा मार पड़ती थी। क्यों मार पड़ती थी? क्योंकि अगर क्वालिटी में कोई भी फर्क होती थी। Now the next topic is Manchester comes to India। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट टॉपिक है, इसमें मजा आता है पढ़ने में। चलो पढ़ते हैं। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। मैनचेस्टर एक जगह का नाम है, कम्स टू इंडिया कैसे एक जगह जो है इंडिया आ गई। सुनने में इंटरेस्टिंग है, लेकिन देखेंगे कैसे आ गई। In the beginning of 19th century, 1811-12, 33% export from India, and in 1850-51 only 3% export from India। Why did this happen? बोल रहा है कि 1811 में इंडिया से 33% एक्सपोर्ट जा रहा था बाहर मुल्कों में, और यही 33% जो है 1850 में महज 3% रह गया। क्यों हुआ ऐसा?
ऐसा डाउनफॉल डिक्लाइन एक्सपोर्ट में क्यों हुआ इंडिया में, क्या रीजंस थे, व्हाई डिड दिस हैपन, क्या रीजंस थे? देयर आर टू रीजंस। अब इसके लिए दो रीजंस थे टू इंपोर्ट एनी गुड्स। किसी भी मुल्क में चीज को भेजने के लिए, मानते हैं अगर हम इस एग्जांपल को आपको मैं ये एग्जांपल समझाऊंगा कि हमारे यहाँ इंपोर्ट क्यों होता है। इंपोर्ट होने के लिए यानी कि बाहर मुल्कों से जो हमारे इंडिया में प्रोडक्ट्स आते हैं, इसको दो रीजंस होते हैं ये प्रोडक्ट्स लाने के लिए। पहला रीजन, नॉट अवेलेबल इन अवर कंट्री। जैसे कि हमारे इंडिया में पेट्रोल जो है इंपोर्ट हो रहा है गल्फ कंट्री से या सऊदी अरबिया से, हमारे इंडिया में जो है पेट्रोल इंपोर्ट हो रहा है। इसके अब दो रीजन है क्यों पेट्रोल यहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट रीजन ये है कि पेट्रोल हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये हमारे इंडिया से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। दूसरा रीजन क्या है, चीपर इन अदर कंट्रीज, ये जो है सस्ता है बाकी मुल्कों में और यहाँ पे इसको चांसेस है महंगे भाव मिलने के लिए। ठीक, सेम वाज केस हियर इन इंडिया, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल वाज चीपर देन इंग्लैंड। तो ऐसी ही जो बात है यहाँ पे भी होती है कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल जो है वाज चीपर देन इंग्लैंड। जो इंग्लैंड का कॉटन था वो बहुत ज्यादा महंगा था एज कम्पेयर टू द इंडियन कॉटन। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स की रेट बहुत ज्यादा कम की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब जो है इंडिया का कॉटन इसलिए एक्सपोर्ट हो रहा था बाकी मुल्कों में क्योंकि ये तो इंडिया में सस्ता था, और हो सकता है चांसेस है कि बाहर मुल्कों में इसको हमें थोड़ा बहुत दाम मिले। दैट्स व्हाई इंग्लैंड इंपोर्टेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स। इसीलिए जो है इंग्लैंड के लोग इंडिया से कॉटन खरीदते थे सस्ते दामों में और बेचते थे इंग्लैंड में महंगे दामों में। जो इसको बीच में ब्रोकर्स थे, बिजनेसमैन थे, उनको फायदा मिलता था। मिसाल के तौर पे अगर वो एक कॉटन मीटर इंडिया में 10 रुपए में खरीदते थे, यही एक मीटर कॉटन वो इंग्लैंड में 20 रुपए में बेचते थे। इट मीन्स उनको डबल माल मिलता था अपने मुल्क में। तो ये एक रीजन है इंपोर्ट करने का। Those companies who used Indian cotton textiles, their products used to be cheaper. अब जो कंपनीज इंडियन कॉटन टेक्सटाइल या जो इंडियन कॉटन यूज करता था अपने क्लोथ्स बनाने में, उनके प्रोडक्ट्स जो है सस्ते होते थे। मैंने पहले ही कहा, अगर एक ड्रेस जो है 10 मीटर कॉटन से बनता है और ये 500 में होता है, ठीक, अगर ये इंग्लैंड में 500 में बनेगा ये एक ड्रेस, इंडिया में हो सकता है कि ये 200 में ही बनेगा, क्योंकि इंडिया में एक कॉटन मीटर की रेट 10 रुपए है और इंग्लैंड में एक कॉटन मीटर की रेट जो है 20 रुपए है। तो ये रीजन होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का। एंड दोज कंपनीज हु डज नॉट देयर प्रोडक्ट्स यूज्ड टू बी लैविश। और जो अब इंग्लैंड का कॉटन यूज करते थे, जो कंपनीज इंग्लैंड में इंग्लैंड का कॉटन यूज करते थे, उनके कपड़े बहुत ज्यादा महंगे होते थे। अब अगर लोगों के पास ऑप्शन था, यही कपड़ा, यही ब्रांड, यही फैब्रिक हमें एक शॉप से 250 में मिलता है, दूसरे शॉप से 500 में मिलता है, तो वो डेफिनेटली 250 वाले के पास जाएंगे। तो ये रीजंस होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। और यही रीजन था इंडिया का भी कि 33% 1811 में 1811 में जो है 33% एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया से लेके इंग्लैंड तक। लेकिन फिर ये डाउन क्यों हुआ वो भी हमें देखना है, उसका रीजन आगे है। That's why इंग्लैंड कॉटन इंडस्ट्रीज गॉट वरीड। अब जो है इंग्लैंड की कंपनियां, जिनको इंग्लैंड का कॉटन महंगा मिलता था, इंडिया का कॉटन सस्ता मिलता था, अब इंग्लैंड की कंपनीज जो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करती थी, दे गॉट वरीड, उनको बहुत ज्यादा तशवीश हुई। क्यों हुई? क्योंकि उनको पता था, उनको लगा कि जो इंडिया से माल लाते हैं उनका प्रोडक्ट महंगा सस्ता होता है और उनका प्रोडक्ट बिकता भी है, और हमारा प्रोडक्ट एक तो ऑलरेडी महंगा बनता है, दूसरा बिकता भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, दे प्रेशराइज्ड गवर्नमेंट टू ऐड इंपोर्ट ड्यूटी। उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, आप जो है टू ऐड इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब जो इंडिया से इंग्लैंड में माल आता है, इंग्लैंड के लिए वही माल इंपोर्ट बनता है, इंडिया के लिए एक्सपोर्ट बनता है। और इंग्लैंड के इन कंपनी वालों का कहना था, इंडस्ट्रियलिस्ट्स का कहना था, इन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, आप इस पे ड्यूटी लगाइए, इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए, यानी कि टैक्स लगाइए, जिससे जो है ये फ्री सप्लाई थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाए और हमें मौका मिलेगा कि हम भी थोड़ा बहुत तरक्की करें। सो दिस वाज द रीजन इंडियन एक्सपोर्ट डिक्लाइन 33 टू ओनली 3%। यही एक रीजन था। मिसाल मैं इस चीज की दूंगा, अगर आप यहाँ से 10 रुपए में कॉटन खरीदते हैं, ठीक, और आप ये जो है श्रीनगर में 20 रुपए में बेचते हैं, तो इट मीन्स आप कुंजर से लेके श्रीनगर तक डबल पैसा कमाते हैं।
लेकिन अगर आपको श्रीनगर वाले बोलेंगे कि आपको 50% शेयर्स हमें देने हैं तभी हम आपको अलाउ करेंगे श्रीनगर में आने के लिए, तो इट मीन्स अब आप जो है 50-50 कमाएंगे, आपका 50% टैक्स में जाएगा और आपका जो है 50% प्रॉफिट रहेगा। और यही रीज़न था कि इंग्लैंड इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने फिर एक्सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनको इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। उन्होंने फिर ये काम करना छोड़ दिया, और यही रीज़न था कि इंग्लैंड में जो है या इंडिया का एक्सपोर्ट जो है 3% डिक्लाइन हो गया, 3% तक रहा, 33% से लेके 3% तक रहा। तो कल को अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि इंडियन एक्सपोर्ट 19th सेंचुरी में डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि आपको यही जवाब लिखना है। इंग्लैंड में इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स के इंपोर्ट ड्यूटी जो है इम्पोज किया गया था, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने इंग्लैंड सरकार को प्रेशराइज किया था, इस वजह से 33% से ये 3% तक डिक्लाइन हुआ था। Second reason, they became greedy and ordered to East India Company to sell manufactured goods in Indian market. अब दूसरा रीजन क्या था कि इंडिया में इतनी ज्यादा कमी क्यों हुई, वो ये था कि इंग्लैंड के लोग बहुत ज्यादा लालची हुए थे, बहुत ज्यादा लालची हुए थे। तो उन्होंने ऑर्डर किया अपनी इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसको फरमान मिला था इंग्लैंड सरकार की तरफ से इंडिया में ट्रेड करने के लिए, उनको बोला टू सेल इंग्लैंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन इंडियन मार्केट्स। अब उन्होंने कहा था, इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा था आप इंडियन मार्केट्स में, हमने पहले ही देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में अब मार्केट्स थे, यही प्राइसेस सेट कर रहे थे, यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिसाइड करता था, यही लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, वीवर्स क्या काम करेंगे, सारा कुछ यही ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करती थी। अब इनको इंग्लैंड ने कहा था कि आप अपने इंडिया के मार्केट्स में इंग्लैंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यानी कि मेड इन इंग्लैंड, जिनको भी ट्रेड मार्क होगा मेड इन इंग्लैंड, जैसे हमारे यहाँ मेड इन चाइना होता है। अब जिस प्रोडक्ट को भी मेड इन इंग्लैंड होगा, आपको वही प्रोडक्ट्स जो है इंडिया में भेजने हैं, बाकी इंडिया में कुछ भी नहीं चलना चाहिए, खाली मेड इन इंग्लैंड चलना चाहिए। तब जाके जो है मैनचेस्टर सिटी बहुत ज्यादा इसमें क्या थी, तो ये एक रीजन था कि इंग्लैंड सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप खाली मेड इन इंग्लैंड के प्रोडक्ट्स चलाइए इंडिया में। तो अब जो है नाउ इन इंडिया, इंडियन कॉटन वीवर्स फेस टू प्रॉब्लम्स। अब इंडिया के वीवर्स को, यानी कि जो कॉटन बनाते थे, जो कॉटन बनाने का काम करते थे, उनको दो प्रॉब्लम्स आई। एक, एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड, पहले तो कंप्लीटली यहाँ का रास्ता, यहाँ का ट्रेड अब बंद हुआ, क्योंकि अब खाली इंग्लैंड से आता था, ठीक, क्योंकि सारे अब मेड इन इंग्लैंड के प्रोडक्ट्स थे इंडिया में। अब यहाँ से इंडिया से कुछ भी बाहर नहीं जाता था, वो तो सारा खत्म हुआ था। ये ऐसी ही बात है, अगर हमें कल को इंडिया वाले बोलेंगे कि अब आपके कश्मीर में जो है हमारे सेब चलेंगे, हम किसी और जगह से सेब लेके आएंगे, आपको भेजेंगे, और आपके सेब जो है आपके ही घर में रहेंगे, तो इट मीन्स हमारा एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या रीजन था, इनका जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया, क्योंकि अब ये इंडिया से प्रोडक्ट्स, इंडिया से कॉटन बाहर नहीं जाता था, हमने आगे ही देखा, ऊपर ही देखा, वो खाली 3% अब बाहर जा रहा था। दूसरा रीजन, Indian markets Indian market was flooded with Manchester goods, imported machine made। अब जो है इंडियन मार्केट में सारे मेड इन, जूता देखो वो भी मेड इन इंग्लैंड, मेड इन मैनचेस्टर, कपड़ा देखो वो भी मेड इन मैनचेस्टर, टी शर्ट देखो, शर्ट देखो, जो भी पैंट देखो, कोट देखो, जो भी आप प्रोडक्ट्स थे ये पूरे इंडिया में वो सारे क्या थे, मेड इन इंग्लैंड या मेड इन मैनचेस्टर। इसीलिए हमारा इस टॉपिक का नाम है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। By 1860, weavers faced a new problem. Britain received its cotton from India and US। अब जो है 1860 के बाद कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली आई, क्या वो तब्दीली पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, वो भी हम यहीं पे देखेंगे। 1860 में क्या हुआ, वीवर्स फेस्ड a new problem। नाउ ब्रिटेन रिसीव्ड इट्स कॉटन फ्रॉम इंडिया एंड यूएस। अब जो है इंग्लैंड ने, तब जाके यूएस जो अभी डोमिनेटिंग है, जो अभी सुपर पावर है, जो अभी हेगामोनिक है, पूरे दुनिया पे राज कर सकता है, तब जाके वो भी मोहताज था, तो उस पे भी जो है कॉलोनियलिज्म था। तो इंग्लैंड ने अब काम क्या किया था, इंग्लैंड ने अब, हमने देखा कि इंग्लैंड घर में ही प्रोड्यूस करता था, सारा मेड इन इंग्लैंड था,
इट मीन्स अब उनको खाली रॉ मटेरियल चाहिए था, फिनिशिंग गुड्स वो खुद ही बनाते थे। तो इंग्लैंड ने रॉ मटेरियल के लिए किसकी तरफ रुजू किया? इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ। तब ये यूएसए नहीं था। बट इन अमेरिका सिविल वार ब्रोक आउट एंड कॉटन टेक्सटाइल्स फ्रॉम यूएस वाज कट ऑफ। फिर आहिस्ता 1860 के बाद ही जो है अमेरिका में सिविल वार है। सिविल वार को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो वहाँ पे सिविल वार होता है। सिविल वार आप सबको पता है क्या हो गया। तो सिविल वार पे एक मूवी भी है, अमेरिकन मूवी भी है सिविल वार पे, हॉलीवुड मूवी। तो अब जो है अमेरिका ने रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं किया इंग्लैंड को, वहाँ से रॉ मटेरियल बंद हो गया। अब सारी डिमांड कहाँ आ गई? इंडिया की तरफ। अगर इंडिया में 50% शेयर चले जाते थे, रॉ मटेरियल चला जाता था इंग्लैंड के लिए, और 50% यूएसए से चला जाता था। यूएसए का तो बंद हो गया, अब सारा 100% रॉ मटेरियल कहाँ से चाहिए? इंडिया से। बात को समझना है। ब्रिटेन टर्न टू इंडिया फॉर रॉ कॉटन। रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फॉर इंडिया इंक्रीज। अब जो है इंडिया से रॉ कॉटन बहुत ज़्यादा चला। कहाँ के ओर? इंग्लैंड के ओर। हमने देखा पहले अगर 50% चला जाता था, अब यही 100 हो गया, क्योंकि अमेरिका में सिविल वार हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपको कल आ सकता है कि इंग्लैंड ये सारा रॉ कॉटन जब हुआ तो इंडिया में कैसे वो डबल हो गया। तो उसका क्वेश्चन आंसर ये है कि अमेरिका में सिविल वार हुआ था, तो इसलिए वहां से जो है कॉटन, रॉ कॉटन टेक्सटाइल्स की सप्लाई जो है कट ऑफ हो गई। तो अब इंग्लैंड ने रजू किया है इंडिया की तरफ। अब इंडिया से जो है डबल होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इट लेड टू ह्यूज शॉर्टेज ऑफ रॉ कॉटन फॉर इंडियन वीवर्स। अब इंडिया में रॉ कॉटन की कमी हुई इंडियन लोगों के लिए। ठीक है, बात को समझना है। इंडिया में जो भी रॉ मटेरियल था वो सारा लेके गए कौन? इंग्लैंड के लोग। अब जो इंडियन वीवर्स के लिए, खुद के लिए कॉटन चाहिए था, रॉ कॉटन चाहिए था कुछ कपड़े बनाने के लिए, अपने लिए कपड़े बनाने के लिए, अपने शॉप्स के लिए कपड़ा बनाने के लिए, वो इनको शॉर्ट हो गया, शॉर्ट पड़ गया बिल्कुल। उनको फिर इस चीज़ की कमी हो गई। किस चीज़ की? रॉ कॉटन की। ये भी एक किस्म की प्रॉब्लम थी। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इंडियन वीवर्स सफर्ड इवन मोर। फिर जब 19th सेंचुरी एंड हो गई, बाय द एंड हमने देखा 1811 से 33% था, फिर 1850 में 1830 में 3% हो गया। अब बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जब इख्तिताम हो गई 19th सेंचुरी, इंडियन वीवर्स सफर्ड इवन मोर। इनके लिए मुसीबतें और ही ज़्यादा बढ़ गई थी। नाउ फैक्ट्रीज बिगेन प्रोडक्शन एंड इंडियन मार्केट वाज फ्लडेड बाय मशीन गुड्स। तो हम 19th सेंचुरी के बाद अगर बात करेंगे, जो हैं खाली इंडियन मार्केट्स में क्या गुड्स थे? मशीन गुड्स, जो मशीन से बने हुए थे। हेंस वीवर्स सरेंडर एंड डेक्लाइन। इस तरीके से जो है हिस्ट्री में हमने देखा इंडियन वीवर्स का डेक्लाइन हो गया। तो ये एक डेक्लाइन का मतलब रीज़न था कि इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में, इंडिया में क्यों वीवर्स का डेक्लाइन हो गया। तो अभी तक हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि कैसे डेक्लाइन हो गया और कैसे वो सारा काम ख़त्म हो गया, कैसे वो हिस्ट्री से उसका नामो निशान ही ख़त्म हुआ था। तो ये एक रीज़न है कि आज हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है मशीन मेड्स होते थे। एक ज़माना हुआ करता था जब हमें पैंट शर्ट लानी पड़ती थी, वो भी टेलर के पास बना के लानी पड़ती थी। अब एक ज़माना ये है कि अब सारा कुछ फिनिशिंग गुड है, मशीन मेड है। तो फैक्ट्रीज केम अप। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इंडिया में कैसे फैक्ट्रीज आई। ठीक, इसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स हमने परसों पढ़ी थी कि कौन लोग आए थे, किन कौन लोगों ने बिजनेस किया था। अब हम थोड़ा बहुत यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ही इसमें डेट्स कुछ हैं जिनको रिमेंबर करना है कल पे। ये डेट्स जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकते हैं। तो आप मानिए कि अभी जो है आपको मैं 3 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे देने वाला हूँ। 1854 का डेट याद रखना है। 1854 फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन बॉम्बे। पहली कॉटन मिल सेटअप हुई इंडिया में बॉम्बे में। कब हुई थी? 1854 में। 1855 में फर्स्ट जूट मिल सेटअप इन बंगाल। बंगाल में पहली जूट मिल। और इंडिया में पहली जूट जूट मिल कहाँ पे सेटअप हुई? बंगाल में। कब हुई? 1855 में। फिर 1874 में क्या हुआ? फर्स्ट स्पाइनिंग एंड वीविंग मिल सेटअप इन मद्रास। बम्बई, बंगाल एंड मद्रास 1854, 55 एंड 74 याद रखना है। पहली कॉटन मिल, पहली जूट मिल एंड पहली स्पैनिंग एंड वीविंग मिल। नाउ द क्वेश्चन, हु सेट अप दीज इंडस्ट्रीज। अब क्वेश्चन अराइज होता है 1854 में, 1855 में, 1874 में ये फैक्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज किस बंदे ने डाली थी? ऐसा कौन सा अनिल अंबानी तब जाके पैदा हुआ था इंडिया में? ठीक, 1854 में। तो where is the capital coming from? Where was the capital coming from? ये माल इनको, मशीन इनको कहाँ से आता था? ठीक, इनका जवाब हमें इसी लेक्चर में देना है।
इसका जवाब है इंडियन बिजनेस ग्रुप्स हिस्ट्री गोज बैक विथ चाइना। तो जब हमें इस चीज़ को समझना है तो पहले हमें चाइना के साथ कैसी रिलेशनशिप थी इंडियन बिजनेस ग्रुप्स की, उसको पढ़ना है। द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स हमें देखने हैं, पहले इंडिया के कौन बिजनेसमैन थे, क्या उनका कंट्रीब्यूशन इस 1854, 1855, 1874 के इंडस्ट्री सेटअप करने में कुछ है कि नहीं है। In late 18th century, British people in India took opium from India and export to China, and took tea from China and export to England. पहले पहले क्या होता था, इंग्लैंड के कुछ लोग थे, सॉरी इंडिया के कुछ बिजनेसमैन थे, छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, ये काम करते थे, इंडिया से ओपियम लेते थे। ओपियम मीन्स ये हो गया जो हमारे अभी पॉपी, जिसको कश्मीरी हम खशखाश बोलते हैं, ठीक। ये वो लेते थे कहाँ से, इंडिया से लेते थे, फिर लेते थे उसको इंग्लैंड। कुछ इंग्लैंड इंडिया के बिजनेसमैन थे, इंडिया से वो पॉपी लेते थे, ओपियम लेते थे, और उसको सप्लाई करते थे इंग्लैंड। इंग्लैंड से पीपल इन इंडिया टुक ओपियम फ्रॉम इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू चाइना, सॉरी चाइना लेते थे ये ओपियम। इंडिया के बिजनेसमैन इस ओपियम को लेते थे चाइना, चाइना से वो चाय लेके आते थे, टी लेके आते थे, और वही चाय वो इंग्लैंड लेते थे। मतलब समझना है, इंडिया के बिजनेसमैन थे, इंडिया से वो ओपियम लेते थे चाइना के लिए, चाइना से वो चाय लेके आते थे, चले जाते थे फिर कहाँ, इंग्लैंड, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम मेनी इंडियंस टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दिस ट्रेड एंड प्रोवाइडेड फाइनेंस, सप्लाईज, शिपिंग। तो इसमें इस जमाने में 18 सेंचुरी में क्या हुआ कि बहुत सारे इंग्लैंड इंडिया के बिजनेसमैन थे जो इस दौर में बड़े बड़े बिजनेसमैन साबित हुए, जो फाइनेंस का काम करते थे, सप्लाईज का काम करते थे, शिपिंग का काम करते थे। यानी कि ऊपर वाली इस मिसाल में सब फाइनेंस की मिसाल भी आई, सप्लाईज की मिसाल भी आई, शिपिंग की मिसाल भी आई। तो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के लोग अब बिजनेसमैन बन रहे थे 18 सेंचुरी में, लेकिन बहुत ज़्यादा कम लोग, ये कुछ लोग करते थे। फ्रॉम हियर दे अर्नड मनी, इस बिजनेस से उन्होंने पैसा कमाया, इंडिया के इन बिजनेसमैन जो कुछ गिने चुने लोग थे। फ्रॉम द ट्रेड एंड डेवलप्ड विजन फॉर डेवलपिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज इन इंडिया। तो जब उनके पास पैसा आया, फिर जब पैसा आता है दिमाग पे ऑटोमेटिकली आता है। अगर यहाँ पे कोई इवन लो IQ बंदा भी होगा, उसके पास बहुत पैसा होगा, फिर उसको भी अकल आती है। तो इनको भी अब आइडिया आया, विजन आया कि हम जो है इंडिया में इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करेंगे। मिसाल है इसकी, इन बंगाल द्वारकनाथ टैगोर सेट अप 6 कंपनीज 1830 टू 1840, 1830 से लेकर 1840 तक बंगाल में एक बिजनेसमैन जिसका नाम होता है द्वारकनाथ टैगोर 6 कंपनीज डालता है। इन बॉम्बे पारसीज लाइक दीन शाह पेटिट, जमशेदजी, टाटा, ये जो है बिल्ड ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर्स इन इंडिया। इनमें जो टाटा अभी भी हैं, टाटा, बिरला, ठीक है, ये वो लोग थे, या जमशेदजी, या जो है बम्बे पारसीज नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है, दीन शाह पैटिट बहुत ज़्यादा पुराने गिने चुने नाम है, बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरे इंडिया में, इनकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। तो ये वही लोग हैं जो आज हम टाटा देखते हैं, टाटा इनकी कास्ट है, रतन टाटा इसका मालिक है अभी। तो ये जो हैं ये टाटाज कहाँ से आए, 18 सेंचुरी से आए। इनके एंसेस्टर्स सब जाके काम करते थे, जो ओपियम लेते थे चाइना, चाइना से लेते टी लेके आते थे इंग्लैंड के लिए, फिर वहीं से पैसा कमाया। और एक मिसाल है सेठ हुकुमचंद की। सेठ हुकुमचंद सेट अप फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कैलकाटा इन 1970। तो 1970 में 20th सेंचुरी में इन्होंने जूट मिल, फर्स्ट जूट मिल इन कैलकाटा बनाई थी, किसने, सेठ हुकुमचंद ने। अदर ट्रेड नेटवर्क फ्रॉम वायर दे अर्नड लाइक बर्मा, या ये इंडिया के लोग जो चाइना और इंग्लैंड के साथ बिजनेस करते थे, महज इन दो कंट्रीज के साथ बिजनेस नहीं करते थे, बल्कि अदर कंट्रीज लाइक बर्मा के साथ भी ये बिजनेस करते थे, मिडल ईस्ट के साथ भी ये बिजनेस करते थे। मिडल ईस्ट मीन्स ऑल दोज मुस्लिम कंट्रीज, ठीक, एंड ईस्ट अफ्रीका के साथ भी ट्रेड करते थे, वहां से भी इन्होंने खूब पैसा कमाया। देयर दीज ग्रुप ऑफ पीपल कंसंट्रेटेड ओनली ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये जो लोग हैं ऊपर जिनकी मिसाल हमने दी, खाली किसके साथ काम करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ, लेते थे और लाते थे। अनदर ग्रुप कॉल्ड कमर्शियल ग्रुप्स, दूसरा हो गया दूसरा ग्रुप, कमर्शियल ग्रुप, बिजनेस ग्रुप, पैसे का, दे ऑपरेटेड विद इन इंडिया। जो दूसरी कैटेगरी थी इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, कमर्शियल ग्रुप की, बिजनेस ग्रुप की, वो क्या थी, वो विद इन द इंडिया। हमने देखा ऊपर ये कुछ फॉरेन कंट्रीज में काम करते थे, और जो नेक्स्ट ग्रुप है वो विद इन द इंडिया काम कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह तक ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि विद इन इंडिया। तो इन इंडस्ट्रीज मेनी ऑफ देम सेट अप
So when these people got opportunity, जब फिर इन लोगों को मौका आया तो उन्होंने फिर अपनी इंडस्ट्रीज establish या सेटअप की. But when colonial power increased, Indian merchant functioning space became limited. फिर जब लेकिन colonialism आया तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी अहमियत ख़त्म हुई क्योंकि इनको दबाया गया, इनके बिजनेस को दबाया गया, इनको उभरने का मौका ही नहीं दिया गया colonialism के दौर में. Indians were barred from trading in manufactured goods with Europe. इंडियंस को बार किया गया, बैन किया गया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यानी कि फिनिशिंग गुड्स के साथ ट्रेड करने में, डील करने में. किन्होंने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लैंड ने किया. ब्रिटेन ओनली एक्सपोर्टेड ओपियम, व्हीट, इंडिगो विच वर रिक्वायर्ड बाय देम. फिर जो इंग्लैंड को चाहिए था महज वही चीज़ें इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी इंग्लैंड के लिए. और इंग्लैंड को क्या चाहिए था? ओपियम, व्हीट, इंडिगो विच वर रिक्वायर्ड बाय देम. जब आप 8th क्लास का हिस्ट्री पढ़ते हैं और हिस्ट्री में 4th और 5th यूनिट पढ़ते हैं तब आप ये पढ़ते हैं ये ओपियम क्या हो गया, वीट क्या हो गया, इंडिगो क्या हो गया, ये किस चीज़ के लिए बनता था इंग्लैंड में, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था इंग्लैंड में, तो क्यों उनको चाहिए था ये. तो जो अब इंडिया से एक्सपोर्ट होता था वो खाली यही चीज़ें चली जाती थी क्योंकि ये चीज़ें उनको दरकार थे और वो इसलिए इन चीज़ों का एक्सपोर्ट इंडिया से करते थे और वो भी उन्हीं लोगों से कराते थे जो इनके फेवरेट लोग हुआ करते थे. उस चीज़ को हम नेपोटिज्म के नाम से जानते हैं. So gradually they edged Indians from shipping business till the First World War. European managing agencies were controlling large sector of Indian industries. Example Henry Hughes and Jordan Skinner and Co. तो ये कुछ नाम हैं जो हमने देखा कि 1914 तक जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ कैसे ये सारा बिजनेस जो है इंडिया में हैंडल करते थे. Where did the workers come from? जो अब इंडस्ट्रीज या इंग्लैंड के लिए लोग काम करते थे वो लोग आते कहाँ से थे इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में या नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.